इस बात को समझे? ठीक है बेटा, यहां से ध्यान से देखना, थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है। नॉर्मली थर्मल स्टेबिलिटी होगी कि अंदर के बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा अच्छी हो जाएगी, मतलब आसानी से टेम्परेचर से टूटेगा नहीं। इस बात को समझे? ठीक है, तो आपके कंपाउंड नॉर्मली आपके दो टाइप से मिल सकते हैं आपको। कंपाउंड दो टाइप की तो होते हैं नॉर्मली, या तो आयनिक वाले होंगे या क्या होंगे? कोवेलेंट वाले होंगे। सही है, ओके। चलो भाई ध्यान से देखना, थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है अपने कि सबसे पहले देखते हैं एस ब्लॉक वाले। एस ब्लॉक वाले नॉर्मली कंपाउंड कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। तो यहाँ पे क्या तरीका रहेगा? आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं, वो अच्छे लेटिस बनाते हैं। ओके, जहां पे लेटिस एनर्जी डोमिनेट होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी डायरेक्ट पोर्शन हो जाएगी? लेटिस एनर्जी के। देखिए, यदि कोई अच्छा आयनिक बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? उसकी लेटिस एनर्जी अच्छी है, तो मतलब अंदर से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अंदर से बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग है, तो लेटिस एनर्जी डायरेक्टली पोर्शन है। अच्छे स्ट्रॉन्ग कौन से बनाते हैं? जो छोटे छोटे होते हैं वो अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। अरे बात सही है, ओके। तो कुल मिलाकर के जो मोनोएटॉमिक होंगे उनके लिए क्या देख देंगे? लेटिस एनर्जी से देख लेंगे। ओके, मोनोएटॉमिक वाले से बने होंगे। यदि कोई पॉलीएटॉमिक से बन गया, तो पॉलीएटॉमिक से बना हुआ है तो इसका मतलब एनायन क्या हो गया? बड़ा आ गया। एनायन क्या आ गया? बड़ा। तो पैदा तो आयनिक हुआ था, लेकिन उसमें कौन से करेक्टर आ जाएंगे? कोवेलेंट करेक्टर आ जाएंगे। आपको मैंने बताया था प्लस बहुत छोटा हो जाए, माइनस बहुत बड़ा हो जाए। पैदा आयनिक होता है, लेकिन करेक्टर कैसा आ जाएगा? कोवेलेंट वाला। तो उसका लेटिस अच्छा नहीं बनेगा। आयनिक तो है लेकिन लेटिस कमजोर हो गया, क्योंकि करेक्टर कौन से आ गए? कोवेलेंट वाले आ गए। तो वहां फिर अपने को जैसा है वैसा ही देखना पड़ेगा। तो कहां से देखेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? कोवेलेंट करेक्टर वाले से देखेंगे, मतलब आयनिक करेक्टर के डायरेक्ट पोर्शन होगी और कोवेलेंट की क्या होगी? इनवर्सली। कोई दिक्कत बेटा? ये बात समझ में आएगी? कोई दिक्कत? ये हो गया। एक तो एस ब्लॉक वाले, यदि आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड वाले आ जाए, कैसे आ जाए? अंदर के बॉन्ड कैसे हो? कोवेलेंट बॉन्ड हो, मतलब पी ब्लॉक वाले टाइप आ जाए, कोवेलेंट बॉन्ड वाले आ जाए, तो क्या करोगे? अब कोवेलेंट बॉन्ड है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ चार तरीके से बताई थी आपको। कहां पे बताई थी? केमिकल बॉन्डिंग में बताई थी मैंने आपको। ओवरलैपिंग थ्योरी करा रहे थे उस टाइम बताई थी। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसके बनेंगे? जिसका नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। ये बात सही है आपको? ठीक है, ऐसा बताया। या फिर डेल्टा इन वगैरह से देखते हैं। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के तरीके होते हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर वगैरह ये सब चीजें तरीके होते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है। चलो क्वेश्चन करेंगे, उससे और अच्छा समझ में आएगा। ध्यान से देखिए इस बात को, ये ऑर्डर बताना है अपने को। बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड वाले हैं या फिर एस ब्लॉक वाले हैं? एस ब्लॉक वाले हैं। एस ब्लॉक का हो गया। एस ब्लॉक में अब अपने को देखना है कि ये पैदा हुआ है ये किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक कौन से हो गए? मोनोएटॉमिक है। एच माइनस कैसे है? मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक से पैदा हुआ है। एस ब्लॉक का मोनोएटॉमिक से पैदा हुए हैं ये सारे सारे कंपाउंड है, तो इसका मतलब एस ब्लॉक में मोनोएटॉमिक से पैदा हुआ है, तो क्या देखूंगा? लेटिस एनर्जी। क्या देखूंगा? मतलब क्वेश्चन जो मेरा होगा वो किससे होगा? लेटिस एनर्जी से होगा। आई एम राइट? सही है। तो यहां से ध्यान देना इस बात को, कहां से क्वेश्चन होगा? लेटिस एनर्जी से। तो जिसका लेटिस अच्छा मजबूत होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सही है, ओके। टॉप टू बॉटम सारी एनर्जी क्या होती है? कम होती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। इसलिए ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। सारी एनर्जी कम तो लेटिस एनर्जी कम, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। सही बेटा? ओके। अब आगे देखिए, ये किसका है? एस का है। एस ब्लॉक वाला का है। सही बात है, और लेकिन मोनो से बना है या पॉली से? CO3-2 कैसा है? पॉली है। पॉली एटॉमिक से बना है, तो देखिए ये छोटा हो गया और CO3-2 बड़ा हो गया। सही है, तो पॉली एटॉमिक से बन गया, तो प्लस और माइनस से बना हुआ है। आयनिक तो है, लेकिन इसका पैदा होने का तरीका, इसका बनने का तरीका है कैसा? ये आयनिक हुआ, लेकिन करेक्टर कैसे आ गए? कोवेलेंट वाले आ गए। कोवेलेंट वाले आ गए तो कोवेलेंट नेचर से देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो वहां से देखना पड़ेगा, मतलब हाई करेक्टर देखना पड़ेगा। एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम आते हैं, सारी एनर्जी कम होती है, बट आयनिक करेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। ये बात मैंने बताई थी आपको। सारी एनर्जी कम होती है बट आयनिक रिएक्टर बढ़ता है। या फिर हाई क्या होता है? प्लस माइनस अपॉन आर प्लस इंटू आर माइनस से कर लीजिए। टॉप टू बॉटम आते हैं तो आर प्लस की साइज क्या होती है? बढ़ती है। आर प्लस बढ़ती है तो फाई क्या हो जाएगा? कम। और फाई कोवेलेंट रिएक्टर कम तो आयनिक रिएक्टर ज्यादा। या इस तरीके से कर लीजिए। तो टॉप टू बॉटम आयनिक रिएक्टर बढ़ता है, तो अपने जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आयनिक रिएक्टर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक रिएक्टर के डायरेक्ट पोर्शन होने से क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी, आयनिक रिएक्टर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। देखिए बेटा कितनी गजब की बात निकल के आ रही है कि वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, यदि कार्बोनेट के साथ आएंगे तो ऑर्डर अलग आता है, हाइड्रोजन के साथ आएंगे तो ऑर्डर अलग आता है। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी देखनी हो, आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो कौन आसानी से टूटेगा, कौन मुश्किल से टूटेगा, ये बात देख रहे हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि वो है कैसा, आपको ये देखना पड़ेगा, कोई है कैसा ये देखना पड़ेगा। तो ये तो हाइड्रोजन से पैदा हुए हाइड्राइड बने हुए हैं, तो ये हाइड्राइड बने हुए तो इसका लेटिस बहुत अच्छा बन गया। लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट के साथ आया तो इसमें क्या हो गया कि लेटिस नहीं बना अच्छा, इसमें तो क्या हो गया, आयनिक के अंदर कोवेलेंट रिएक्टर आ गया। तो कोवेलेंट रिएक्टर आया तो उसके रिएक्टर से देखूंगा, तो जो चीज जैसी होती है उसको उस तरीके से देखा जाता है कि पैदा कैसा हुआ, बना कैसा हुआ है, उसी वे से उसको करना पड़ेगा। समझे इस बात को? तो ये इस आपसे इसमें क्या करेंगे कि आयनिक रिएक्टर बोल दो, चाहे फाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल उससे बोल दो, उससे करेंगे। अब बात आती है कि ये देखिए, आपको तो इतना काम दिया गया था, देखिए इस आपको सीजीएमएच दिया गया था, बोल दिया इसको गर्म कीजिए, बोल दिया इसको गर्म कर दीजिए, और बोल दिया इसको गर्म कर दीजिए। आपसे पूछा गया कौन आसानी से टूटेगा, आपको तो इतने सी मतलब था कि अंदर का बॉन्ड देखना था, आपने ये अंदर का बॉन्ड देखा, इसमें भी आपने अंदर का बॉन्ड देखे, ठीक है, और इसमें भी आप अंदर के बॉन्ड देखते हो। अंदर के बॉन्ड देखने जाओगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो लेटिस बन रहे हैं, लेटिस एनर्जी इफेक्टिव होगी। सर यहाँ पे बना तो आयनिक के हिसाब से है, ठीक, पैदा तो इंसान हुआ था, करेक्ट, गधे वाले आ गए, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात को कि पैदा तो ये आयनिक हुआ है, लेकिन सर बड़े साइज की वजह से, एनाइन के बड़े साइज की वजह से माइनस बड़ा बनाया था ना, कोलेंट रिएक्टर आगे थे। सर इसके आप अंदर की बात देखोगे तो ये तो सर कोलेंट बॉन्ड वाले हैं, कैसे हैं, कोलेंट बॉन्ड वाले हैं सर, ये तो सी एच एच और एच एच। तो सर मैं यहाँ पे अंदर की बात देखूंगा तो ये तो कोई लेटिस थोड़ी बना हुआ है, ये तो सर कोलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। तो मुझे तो ये देखना पड़ेगा, यदि सी एच बॉन्ड ज्यादा मजबूत तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और कम मजबूत तो इसकी कम हो जाएगी। अब देख लो कौन मजबूत है। तो इनमें ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो रही है, 1 2 के बीच में, यहाँ पे कैसे 1 3 के बीच में, यहाँ पे कैसे 1 4, यहाँ पे बेटा 1 5, और यहाँ पे कैसे 1 6। सही बात है मेरी? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, कहाँ पे, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी बताया था, बॉन्ड एनर्जी के अंदर भी मैंने बताया था, हिसाब की बातें बताई। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा, या यूं समझ लीजिए ये भी छोटा, ये भी छोटा, छोटे छोटे के बीच में अच्छा बॉन्ड, ये छोटा बट सिलिकॉन बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। ये छोटा हाइड्रोजन बट जर्मेनियम और बड़ा, तो बॉन्ड एनर्जी और कम हो जाएगी। अरे सही है ना, कोई दिक्कत बेटा, इमेजिनेशन कर पा रहे हो, पक्का ना? ठीक है। तो सीधी सी बात है, नीचे वाले बॉन्ड कमजोर, ऊपर वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे अब क्या देखोगे, ये बॉन्ड टूटना क्या है, मुश्किल, इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो थर्मल स्टेबिलिटी, ये पी ब्लॉक का है, कोवेलेंट बॉन्ड वाला है, तो कहां से करूंगा मैं, बॉन्ड एनर्जी से। कहां से करूंगा, बॉन्ड एनर्जी से। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर कैसा आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, ऑर्डर कैसा आएगा, ऊपर वाले की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो मुश्किल से टूटेंगे, CH4 क्या टूटेगी, मुश्किल से टूटेगी। सही है, ये हो गया। NH3 वाली बात करूं तो यहाँ पे NH बॉन्ड की स्ट्रेंथ देख लीजिए बेटा, यहाँ पे किसकी देख लीजिए, पीएच। मुझे तो टेम्परेचर देने से मतलब है, टेम्परेचर देकर के दे रहा हूं, तो ये देख रहा हूं कि कौन ज्यादा मजबूत है, जो ज्यादा मजबूत वो टेम्परेचर को ज्यादा सहन कर पाएगा। सही है, तो ये ज्यादा सहन करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। कैसे देखा आपने, सर हाइड्रोजन छोटा है, नाइट्रोजन भी छोटा, छोटे छोटे बीच में बॉन्ड छोटा बनेगा, तो स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा आएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन तो छोटा है बट फॉस्फोरस क्या हो गया, बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। या तो उस तरीके से देख लो, या सर 1 2 के बीच में ओवरलैपिंग है, ये किसके बीच में, 1 3 के बीच में, ये सेकंड पीरियड का, ये किसका, थर्ड पीरियड का। तो नंबर ऑफ पीरियड की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। सही है, ओके। ये पूछ रहा है रेड्यूसिंग पावर, ये आईएनजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बस आप तो ये मान के चलना, एजेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एजेंट, क्या बोल रहा है, एजेंट के बारे में बातें कर रहा है। तो यहां से ध्यान से देखिए इस बात को, ये एजेंट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो रेड्यूसिंग एजेंट, आईएनजी जब भी आ जाए एजेंट मान के चलना, वरना गलती हो जाएगी, क्योंकि रेड्यूसिंग पावर आता है, इससे आप ये समझ जाते हो कि कहीं रिडक्शन तो नहीं पूछ रहा। आईएनजी अब एजेंट आ गया तो अब आपको समझ आ जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरे का अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बातें करूं या फिर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, जो है उसी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। ओके, अब बात आती है रेड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, या फिर ऑक्सीजन आ जाए,
और या फिर हाइड्रोजन चली जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बातें करूंगा, ऑक्सीजन वाली बातें क्यों करूं मैं, है ही नहीं। ठीक है, तो टेम्परेचर देने पे हाइड्रोजन आसानी से किससे जाएगी, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, जो आसानी से टूट जाएगा। कौन टूटेगा आसानी से, BH3। तो ये क्या हो जाएगा, गुड रेड्यूसिंग एजेंट। ये एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, गुड रेड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या हो जाएगा, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके, ये अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये होगा। और ये बात, ये क्वेश्चन कहां पे कराया था आपको याद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है ना, कम से कम 30 क्वेश्चन कराए थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था। 15 16 17 के हाइड्राइड करवाए थे, वहां पे मैंने हर एक से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने कहा तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ओके, फिर उस टाइम ये बातें भी बताई थी मैंने, कहा यहाँ से हाइड्रोजन जाता है वो H+ वाला नहीं जाता है, फ्री रेडिकल वाला जाता है, ऐसी बातें की थी अपनों ने, याद होगा आपको। और सही है ना, सही, ओके, हो जाएगा भाई। अब ये हो गए, तो आप इस बात को अंदाजा लगाना, आप ये बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली यदि आप इस बात को फील कर लेते हो कि नहीं चीजें देखते कैसे हैं। एस ब्लो, और वरना रटने वाले तो रट लो भाई, ये लिखो, रट लो। ये तो अपने आप याद हो रहे हैं यदि आप चीजों को समझ लेते हो तो, कि बना हुआ कैसा है। ठीक है, एस ब्लॉक वाले लेटिस से बने हुए अच्छे बने हुए हैं, मतलब मोनोटोनिक वाले क्या बनेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे बॉन्ड बनाएंगे तो लेटिस है, लेटिस से कर लेंगे। बाकी अदरवाइज क्या कर लेंगे, अदर किससे कर लेंगे, किससे कर लेंगे, ऐसे ब्लॉक में आयनिक और फाई से कर लेंगे। और फाई के तो अपने सारे रूल जानते हैं, प्लस माइनस अपॉन आर प्लस इंटू आर माइनस, ये हो गया। कोलेंट बॉन्ड वालों में कैसे होंगे, आपको बॉन्ड तोड़ोगे, कोलेंट बॉन्ड तोड़ोगे तो फिर कोलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखोगे, तो ऐसे कर लोगे। ठीक है ना, ये हो गया। चलो जी, कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी, आपको कंपैरिजन करनी है और बतानी है। चलो जी देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे अच्छे ढंग से देखना। BeCO3 MgCO3, ध्यान से देखिएगा इस बात को। पानी देके नहीं गया ना, ध्यान से देखना इस बात को कि BeCO3 MgCO3 CaCO3 ये है। ओके, बताइए किसका है, कोलेंट बॉन्ड वाला है या फिर एस ब्लॉक वाला है, एस ब्लॉक वाला। कैसा, मोनो या पोली, कैसा है, पोली है। तो पोली है तो किससे करूं मैं, पोली है तो किससे करूं, थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली और फाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टॉप टू बॉटम आयनिक रिएक्टर क्या होता है बेटा, बढ़ता है, और सारी एनर्जी किसमें, एस ब्लॉक में। बाकी सबकी बातें नहीं कर रहा मैं, एस ब्लॉक की बातें कर रहा हूं। ठीक है ना, ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके जी, OH माइनस है एक से ज्यादा से, तो किससे बना हुआ है, पोली से। और किसका है, एस ब्लॉक का कैसा, पोली, तो थर्मल स्टेबिलिटी किससे, आयनिक से। और टॉप टू बॉटम आयनिक क्या होता है, बढ़ता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। कौन है बेटा, पोली, किसका, एस का, तो थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक से। ठीक है, ओके, तो ज्यादा हो जाएगी, हो जाएगी, ओके। O2 है, देखिए यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, आप सोचोगे तो ऑक्सीजन -2 है मोनोटोमी का, आप ऐसा सोच सकते हो। देखियो, आप क्या कीजिए कि कुछ की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज फिक्स होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात, ये लाइन नॉर्मल लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सारे क्वेश्चन करवाती है ये लाइन, कि फर्स्ट ए की ऑलवेज +1, सेकंड ए की ऑलवेज +2, ओके, और फ्लोरीन की ऑलवेज कंपाउंड में -1, इन तीन की फिक्स होती है, बाकी कोई भी कभी भी बदल सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन, हाँ ये सेकंड डे के हैं, तो इसकी ऑलवेज +2 +2 +2। तो यदि इस पे +2 तो पूरे O2 पे क्या, -2। दो ऑक्सीजन पे -2 तो प्रत्येक ऑक्सीजन पे क्या, -1, क्या हो जाएगा, -1। तो कैसा हो जाएगा, पोली, कैसा हो जाएगा, पोली। इस बात को समझिए। ठीक है ना, वरना लेटिस एनर्जी से कर देते तो दिक्कत हो जाती है आपका, आप इसको मोनोटोमिक मान लेते तो। समझ गए इस बात को, ओके। तो ये प्रोक्साइड है बेटा, क्या है, प्रोक्साइड है। तो यहाँ पे पोली है, पोली है, तो यही बात हो जाएगी, किससे, टॉप टू बॉटम आयनिक रिएक्टर बढ़ता है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए ये कैसे हैं, पोली है, ओके, तो किससे करोगे, फाई से, किससे करोगे, फाई से करोगे। तो यहां से ध्यान से देखिए इस बात को। अब फाई कैसा होता है, इस क्वेश्चन को आप फाई से करने जाओगे तो फाई कैसा होता है, प्लस माइनस अपॉन आर प्लस इंटू आर माइनस। चार्ज बढ़ता है तो फाई भी बढ़ता है। फाई का मतलब होता है कोलेंट रिएक्टर बढ़ना। ठीक है, कोलेंट रिएक्टर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो ये +3 है, इसका फाई क्या हो गया, ज्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है ना? ओके, ध्यान से देखना, HF HCl HBr HI, तो खड़ा और बताओ। हाँ, कि ये काम किया, ये कैसे किया है मैंने? मतलब थर्मल स्टेबिलिटी में अम्लीयता का क्या मतलब है? थर्मल स्टेबिलिटी से मतलब क्या करना है तुझे? टेम्परेचर देकर किसी को तोड़ना है, जैसे पुलिस वाला डंडे से तोड़ता है, ठीक है? तुझे यहाँ पे किससे तोड़ना है? टेम्परेचर से तोड़ना है। यदि मान लो वो डंडे से तोड़ता है, यदि कोई कमजोर आदमी है तो तुरंत बोल देगा उसने क्या किया क्या नहीं किया, और स्ट्रोंग है तो चाहे जान ले ले तो ना बोले। सही है, तो तुझे थर्मल यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? अब सोच के बता, कॉन्फिडेंस रख, ये मत सोच के ये है, मैंने इसीलिए तेरे को खड़ा किया, यहाँ पूछा है आराम से। बता राजा, बता जल्दी बता। अरे मैं क्या देखूं, मैं ये बता दे सर, बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लो, सीधा सीधा बोल। सर यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं, देखो आपके सामने तो ये चीज है कि अंदर कैसा बॉन्ड बना हुआ है, ये HF है, ये बेटा क्या है, HF है, ये HCl है, और ये क्या है, HBr है, और ये क्या है, HI। तो जो बॉन्ड मजबूत है वो देख लो, तो एस ब्लॉक का तो है नहीं, तो लेटिस एनर्जी या फिर आयनिक रिएक्टर तो देखना नहीं, तो क्या देखना है, बॉन्ड एनर्जी। अब कौन सा बॉन्ड मजबूत है, ऊपर वाले मजबूत, नीचे वाले कमजोर, यानी खत्म। और सही है ना? ओके, तो इसलिए ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया, थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कर लोगे? ठीक है। इसमें भी क्या होगा, कोलेंट बॉन्ड वाले तरीके से होगा, या फिर लेटिस या फिर आयनिक से? कौन से वाले तरीके से? जो हो रहा है, जिसे पैदा हुआ है वो देख लो। ठीक है, तो पैदा होने का तरीका क्या है इसका, कोलेंट बॉन्ड वाला है, तो कोलेंट बॉन्ड देखना है, तो कोलेंट बॉन्ड इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में स्ट्रॉन्ग, नीचे वाले में कमजोर, क्योंकि नीचे वाले बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। और सही है ना? पक्का? ओके, ये हो गया। तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड एनर्जी तो वैसे भी आनी चाहिए भाई, यहाँ पे अपने कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे। देखो थर्मल स्टेबिलिटी सीधी सी बात है, टेम्परेचर देकर के आसानी से कौन टूटेगा, मुश्किल से कौन टूटेगा, नई बात तो सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी तो आपको पहले से भी तो आनी चाहिए ना, वो तो अपने पढ़ चुके हैं, ये तो एक रिवीजन है। सही बात है। ओके, ये लड़की भी बोल रही है एकदम बिल्कुल सही बात बोलते हो सर आप। SO2 SCO2 TeO2, फिर भी खोई हुई पता नहीं कहाँ कहाँ। ध्यान से देखना इस बात को, देखना बेटा यहाँ पे। ओके, एकदम निगाह एकदम चील जैसी होनी चाहिए इस बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना? ओके, हाँ चील जैसी, कैसी, चील जैसी। ठीक है ना? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, लोन पेयर। हाँ, ध्यान से देखना इस बात को, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एसओ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओके, एसओ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि ये छोटा बॉन्ड है, ये क्या इसका साइज बड़ा, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? ओके जी। NaF MgF2 AlF3, बताइए किससे बना हुआ है, F माइनस से। F माइनस कैसा है, मोनोएटॉमिक, मोनो है, कैसा है, मोनो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3 F माइनस से, तो किससे करोगे, लेटिस एनर्जी से। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे कोई, देखो आप सबको मालूम है, बताइए एलएफटी आलू का कोप क्या होता है, कैसा होता है, आयनिक होता है, बच्चा बच्चा जानता है। आलू का कोफ्ता कैसा होता है, आयनिक होता है। आलू का कोफ्ता कैसा होता है, आयनिक। ये भी क्या हो गया, आयनिक, ये भी क्या हो गया, आयनिक, ये भी क्या हो गया। ठीक है ना? आलू की मेगली का कोफ आयनिक, तो एमजी का वाला F2 कैसा होता है, आयनिक। आयनिक है, तो आयनिक वाले में बात ये आती है कि या तो फिर वो फाई वाले करेक्टर से होगा या फिर लेटिस एनर्जी से। मोनोटोमिक से बने हुए तो किसे कर दूं, लेटिस एनर्जी से। सही है ना? एकदम टूची टूची बात है। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये क्या बॉन्ड, ये क्या बने हुए हैं, बॉन्ड बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, बॉन्ड बने हुए हैं।
यहाँ पे भी बॉन्ड बने हुए हैं, तो भाई साहब मैं इसको कैसे करूं, किस तरीके से करूं, बॉन्ड एनर्जी से। अब ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, HF2NH3 के बारे में तो बॉन्ड एनर्जी आपने काफी की है जीओसी के अंदर। बताओ सबसे मजबूत कौन सा बॉन्ड, कैसे, ये भी तो पूछूंगा, बोलो बोलो। हाँ आवाज आई बीच में से, जो भी बोला एकदम सही बोला। क्या बोला, कौन बोला, कोई तो बोला होगा, तभी तभी आवाज आई थी, इतनी बात में वो दब गई थी इतने सारों में, लेकिन बोला सही। कौन बोला बीच में से, कोई बोला एक, बताओ किससे करेंगे, अरे वो बोली, ठीक है, तो किससे करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डेल्टा ईएन, सही है ना, ओके। तो डेल्टा ईएन इसमें ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। ग्रुप, अपने एक ग्रुप में तो साइज देखते हैं, देखो मैंने जितनी भी ग्रुप की बातें की है हमेशा किससे की है, साइज से की है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आता है साइज, सेल नंबर बढ़ती है तो साइज में ज्यादा फर्क आता है, तो चीजें साइज से डिसाइड होगी। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, सेल सेम ही रहती है। इन चीजों को महसूस कीजिए, बहुत चीजें आसान हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अपने देखो जितने भी कॉन्सेप्ट अपना रहे ना, जितनी भी चीजें कर रही है आपने खूब सारी जगह पढ़ा है, लेकिन आपको मैं कौन सी चीजें सिखा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, एकदम ग्राउंड लेवल की जो बातें होती है ना, एकदम माइक्रो लेवल की बातें होती है, ठीक है, वो बातें कर रहे हैं। चीजें करने के लिए कभी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, एकदम छोटी छोटी चीजें ऐसी काम बन जाता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि लेफ्ट राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में ठीक ठाक डिफरेंस आता है, लेकिन साइज में फर्क नहीं आता क्योंकि सेम ही सेल रहती है। हाँ कहने को कह देते हैं, जब साइज का ऑर्डर बताना होता है वो बात एक अलग है कि लेफ्ट राइट साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन वैसे देखें तो ईएन में ज्यादा फर्क आएगा, साइज में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। तो फिर इसे किससे करते हैं, डेल्टा ईएन से स्ट्रेन देखते हैं, तो एचएफ की ज्यादा इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। अब आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको समझते हैं बेटा, ठीक है ना, ओके। इसको देख रहा हूँ, ठीक है, कोई गुड़िया बाहर खड़ी थी, आई क्यों नहीं फिर, चलो ध्यान से देखना इस बात को, चलो। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तेरा क्या नाम है चश्मा वाले, हाँ, तू भी रोहित, तू भी रोहित, ओके, अच्छा ऋतिक, अच्छा अच्छा, अरे बात सेम सेम सी है, ठीक है ना, ओके। ऋतिक एंड रोहित, तेरा बड़ा अच्छा ध्यान रहता है रोहित, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुम सब सामने बोर्ड की साइड देखता है, एक्यूरेट रेट तेरे एकदम चील जैसी निगाहें हैं, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से देखने से आपका, ओके। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी देखते रहते हैं एकदम मुस्कुराते हुए पढ़ता रहता है और ध्यान देता रहता है, ओके। हाँ ये, यार मास्टर को और क्या चाहिए, ठीक है ना, अच्छा सा आप पढ़ लो और चीजें अच्छी हो, बस खुश हो जाता मास्टर, तो यही तो होता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, थर्मल डिकम्पोजिशन करने जा रहे हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है रोहित, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन, बता दे, जो बनाना है बता दे, क्या, विघटन, क्या बोलता है, विघटन मतलब टूटना, किससे, टेम्परेचर देने से, यदि कोई टेम्परेचर देने से टूट जाए, वो टूट करके वही बने, कुछ अलग बन जाए, कुछ अलग बन जाए, उसे बोलते हैं विघटन, सही है। जैसे अपने खाद वगैरह बनाते हैं, फसलों में डालते हैं, उसमें वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन होकर पहले तो कुछ अलग चीज होती है, बाद में कुछ अलग चीज होती है, खाते कुछ और है, निकलता कुछ और है, ऐसे ही होता है। तो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन, क्या हो गया, डिकम्पोजिशन, ओके। लेकिन इनमें डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। ध्यान से देखना, टेम्परेचर से डिकम्पोजिशन, चलो भाई ध्यान देना इस बात को, चलो छोड़िए उसको, ठीक है ना, एक्स, ध्यान से देखना। अब क्या होता है कि यदि कोई मजबूत लेटिस है तो इसका मतलब वो डिकम्पोज आसानी से नहीं होगा, टेम्परेचर से आसानी से टूटेगा नहीं, बेटा आयनिक वाले होते हैं ये बड़े अच्छे स्टेबल माने जाते हैं, आपको मालूम होगा इनकी इज्जत है, अलग से इज्जत की जाती है कि आयनिक वाले बड़े अच्छे स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अच्छे आयनिक होते हैं चार, कौन से, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम क्या होते हैं, बहुत अच्छे आयनिक होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे आयनिक होते हैं, तो आसानी से टूटते नहीं, कैसा तुम, बढ़िया, एकदम खुश, तो ध्यान देना इस बात को। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम क्या होते हैं, बहुत अच्छे आयनिक होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे आयनिक बनाते हैं, इसलिए आसानी से टूटते नहीं है। लेकिन कौन से नहीं टूटेंगे, कौन डिकम्पोज नहीं होगा, कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज इनके नहीं होते हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ आप इनको टेम्परेचर देते चले जाओगे, जैसे प्लस माइनस है, सबके सब आयनिक है, आयनिक है तो मतलब प्लस माइनस है, टेम्परेचर देते चले जाओगे तो टूटेंगे नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत अच्छे लेटिस बना करके रह रहे हैं, टूटेंगे नहीं, तो फिर आप क्या क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर देते जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस दूर हो जाएंगे, दूर होने से सॉलिड से किस में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे, क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे, लेकिन भाई साहब ये टूटेंगे नहीं, मतलब इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, इस बात को समझे। कौन बेटा, कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, किसके, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के, ये बात मैं पक्की कहता हूं, आप इस बात को भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में अपने बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना, अपने बहुत मतलब बड़े सीधा साधे इमोशनल से अपने लोग होते हैं, अपने भूल जाते हैं चीजें, इसलिए बच्चे अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट डिकम्पोज नहीं होते, ओनली फॉर क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, गल जाते हैं, ठीक है, टूटेंगे नहीं, ठीक है ना, इस बात को लोग भूल जाते हैं, तुम भी भूलोगे, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम ना भूलो, ठीक है। चलो जी, ये बेरियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट है बेटा, कौन है, मोनो या पोली, या फिर कोलेंट बॉन्ड वाले हैं, कौन से हैं, पोली वाले हैं, किसे करूं क्वेश्चन, किसे, फाइव से, मोनो होते तो लेटिस से, मोनो होते थे लेटिस से, तो ये पोली है, तो मैं किससे करूं थर्मल स्टेबिलिटी, किससे, आयनिक डायरेक्ट पोर्शनली, और फाइव के टॉप टू बॉटम सेकंड एंग के, तो क्या हो जाएगा, आयनिक रिएक्टर क्या होता है, बढ़ता है तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, अरे सही है ना, क्या मैं सही बोला, ठीक है, तो इसलिए सबसे कमजोर कौन होगा इनमें, यही होगा, ये आसानी से टूट जाएगा और आसानी से इसका डिकम्पोजन हो जाएगा, कोई दिक्कत, अब बेरिलियम का जो कार्बोनेट होगा वो आसानी से टूट जाएगा, जैसे मुझे एक बताइए, जैसे क्या होता है कि आप किसी चीज को गर्म करते हो, तो उससे ये मान के चलिए कि यदि किसी भी सोल्ट को गर्म करोगे, यदि उसके अंदर गैस वाला कोई प्रोडक्ट है तो वो जरूर बनेगा, किसी चीज को गर्म करोगे तो, जैसे मान के चलिए कि रोटियां होती है, आटा होता है, आटा में आपने पानी डाला और गीला आटा है, ठीक है, रोटियां बेल करके और फिर उसको तवे पे रखते हैं तो उससे वो फूल जाती है, क्योंकि उससे पानी की वेपर निकलती है, गैस बन के पानी क्या हो जाता है, वेपर बन के पानी उड़ जाता है, अरे सही है, ओके, तो यदि जो चीज कोई गैसियस पार्टिकल होगी, चीजें होगी, वो क्या हो जाएगी, आसानी से उड़ जाएगी, ऐसे ही होता है, तो आपको इसमें कौन सी गैस नजर आ रही है, CO2 नजर आ रही है, अब H2S तो नहीं बोल सकता कोई, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ी है, जो है वो बोल दो आंसर, क्या निकलेगा, CO2, तो बेरिलियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम है, सर बेचारा बहुत ही कमजोर है, बहुत ही, पता चल रहा है कि बहुत ही थर्मल स्टेबिलिटी कम है, बहुत ही कमजोर है, तो आसानी से टूटेगा या मुश्किल से, आसानी से, आसानी से टूटेगा तो आसानी से क्या दे देगा, CO2 दे देगा, क्या दे देगा, CO2, अब मान के चलिए कि आपकी एक लेब की दुकान है, ओके, और आपको ये बेरिलियम कार्बोनेट आप दिल्ली से लेके आगे, कोटा में बेरिलियम कार्बोनेट लेके आगे आपकी लेब की दुकान है, पूरे कोटा जिले के सब लोग हैं, आपके लेब वाले जो भी हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वो आपसे बेरिलियम कार्बोनेट लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपने नहीं ध्यान दिया इस बात का कि बेरिलियम कार्बोनेट बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो तो क्या बना लेगा, कुछ और बना लेगा, वो नहीं रहेगा, कुछ वो और हो जाएंगे, ठीक है, तो CO2 गैस होगी वो तो उड़ जाएगी, वो क्या बन जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया, जैसे ये ऋतिक जैसा मेरे पास में आ गया, ठीक है ना, वो मेरे को बोला कि सर आप बेरिलियम कार्बोनेट दीजिए, ठीक है, मैंने वो डब्बा दे दिया, ठीक है, लेकिन उसमें अब बेरिलियम कार्बोनेट मिलेगा या फिर उसको बेरिलियम का ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, उसी बच्चों को बेरिलियम कार्बोनेट जाके करवाना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिकल करवाने हैं उसको, तो वो जाकर उस डब्बे को खोलेगा, तो इसे मालूम चलेगा इसके साथ तो धोखा हो गया, तो गलत बात है, तो मेरा बिजनेस भी ठप हो जाएगा, यही बात है, तो इसका मतलब है कि मुझे जब जरूरत हो तब मैं बेरिलियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराऊं, तब डिकम्पोजिशन होना चाहिए, तब डिकम्पोजिशन उसका होना चाहिए, जैसे आग बुझानी है मुझे, आग बुझाने के लिए मुझे क्या चाहिए, CO2, ये बात तो सबको मालूम है कि CO2 आग बुझाने में मदद करती है, ये बात सबको मालूम होगी, ठीक है, तो यदि मुझे बेरिलियम कार्बोनेट का पाउडर है, मुझे मुझे वहां पे डालना है जहां पे आग लगी हुई है, आग लगी हुई है तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, बेरिलियम कार्बोनेट होगा तो वो क्या कर देगा, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2 दे देगा, तो CO2 आएगी तो आग बुझ जाएगी, अब पता चला कि वो पहले से डिकम्पोज होके पड़ा है, तो मैं आग आग में डालूंगा, बेरिलियम ऑक्साइड डालूंगा तो वो CO2 देगा क्या, नहीं देगा, और सही है, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया, इस बात को समझ रहे हो, ये हो गया, तो अपने को जब जरूरत हो तभी बेरिलियम कार्बोनेट यूज करना है, बाकी नहीं यूज करना, तो मैं चाहता हूं कि जब
जब यूज नहीं करना तब उसका अपने आप डिकम्पोजन नहीं हो, इसका हो जाता है क्योंकि ये कमजोर है, ये आपने थर्मल स्टेबिलिटी से सीखा है। और सही है, तो मैं यहाँ पे कौन सा एटमोस्फेयर लूं, क्या लूं कि ताकि ये डिकम्पोज नहीं हो। एक बात सुनिएगा, अब लास्ट आतेलिये के नियम से सीख लिया आपने। लास्ट आतेलिये का नियम क्या कहता है, यदि ये प्रोडक्ट को निकालते चले जाओ तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, यदि प्रोडक्ट को वापस देते चले जाओ तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है, मतलब ये वापस यही बनने लग जाता है, मतलब डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं कराता, मैं कैसे कराता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं ऐसा बोलता हूँ, है वो लास्ट आतेलिये का नियम है, मुझे बताइए कि जो आपका कपड़ा है सबसे कम कब सूखता है, सर्दी गर्मी बारिश। बारिश, वाई, क्योंकि कपड़े के अंदर क्या है, पानी है, कैसा है, पानी है, मॉइस्चर, मॉइस्चर है बाहर, वो भी क्या है, पानी है, तो बाहर भी पानी अंदर भी पानी, पानी यहां से निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, इसलिए कपड़ा सबसे कम कब सूखता है, बारिश में, ये बात सबको मालूम है, सही है, ओके। तो बारिश के दिन में दिक्कत भी बहुत होती है कि कपड़े सूखते नहीं है तब, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, ओके, ध्यान से देखना इस बात को कि बड़ी दिक्कत समस्या होती है, तो इस ध्यान से देखना, तो आपने इस से क्या सीखा कि बाहर सेम एटमोस्फेयर ले लो तो फिर वहां से वो चीज नहीं निकल पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। यदि बाहर मैं CO2 एटमोस्फेयर ले लूं, CO2 का वातावरण ले लूं, तो क्या इसे CO2 निकल पाएगी, यदि जैसे यहाँ पे पानी ले लूं तो कपड़े से पानी नहीं निकल पाएगा, तो वैसे यहाँ पे CO2 ले लूं तो क्या इससे CO2 निकल पाएगी, यदि CO2 नहीं निकलेगी तो इसका मतलब इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, कुछ अलग नहीं बना तो मतलब डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, कुछ अलग बात होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि कुछ अलग नहीं बना तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, तो सीधी सी बात होती है कि बेरिलियम कार्बोनेट केप्ट मतलब रखना, किस में रखा जाता है बेटा, CO2 के वातावरण में, ठीक है ना, समझ में एक बात, तो किस में रखते हैं, वातावरण में, किससे बचाने के लिए, इसके डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए, किससे से बचाने के लिए, इसका जल्दी डिकम्पोजिशन क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, लेस होती है, ये बात समझे बेटा, कोई तकलीफ, ये हो गया। तो इसको मैं बोलता हूं बेटा कपड़ा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कपड़ा कॉन्सेप्ट, सही है, हो गया, समझ में एक बात, ये हो गया। अब बात आती है कुछ और बातें सीखना, आप बाइकार्बोनेट की बातें करते हैं, बाइकार्बोनेट की बातें करते हैं, ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे बाइकार्बोनेट, मैं हमेशा आपको ऐसा बोलूंगा कि सोल जैसे NaCO3 बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और CsHCO3, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से देखना इस बात को, NH4HCO3, इनके जो बाइकार्बोनेट होते हैं ना, वो किस में पाए जाते हैं, ओनली इन 5 के बाइकार्बोनेट, इन 5 के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट सॉलिड बोले तो, बोले तो पत्थर की तरह रहते हैं, पत्थर की तरह रहते हैं, मतलब इस दुनिया में किसकी तरह मिलते हैं, पत्थर की तरह मिलते हैं, ये आयनिक है, ओके, आयनिक अच्छे बॉन्ड बनाते हैं, पत्थर की तरह मिलते हैं, जैसे नमक वाला होता है, नेसिल होता है, सेंधा नमक होता है, वो किसकी तरह मिलता है, इधर बाहर में ट्रॉलियां खड़ी रहती है, बाहर ट्रॉलियां खड़ी रहती है, वो किसकी तरह मिलते हैं, सेंधा नमक किसकी तरह मिलता है आपको, पत्थर की तरह मिलता है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर से रखे रहते हैं, आपको ऐसा लगता है पत्थर है, क्योंकि वो क्या होता है, नमक होता है, वो नमक के पहाड़ है। सेंधा नमक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंध पाकिस्तान में मिलता है, वहां से लेके आते हैं, ठीक है, ट्रेड होता है, व्यापार के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो ये सिंध इलाका है ना पाकिस्तान वाला, ठीक है ना, ये जोधपुर वाले जानते हैं, ठीक है ना, पड़ोस में पड़ता है इनके, ठीक है ना, ओके, ध्यान से देखना इस बात को कि सिंध पाकिस्तान से आता है, इसलिए सेंधा बोलते हैं इसको, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को कि ओनली इन 5 के बाइकार्बोनेट किसकी तरह मिलते हैं आपको, सॉलिड, पत्थर की तरह मिलते हैं, तो सर बाकी कैसे मिलेंगे, वो पत्थर की तरह नहीं मिलेंगे, वो किसकी तरह मिलेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, नॉर्मली जैसे धरती में पानी कैसे मिलता है, लिक्विड फॉर्म में, कोई बर्फ, हाँ कुछ जगह बर्फ की फॉर्म में भी मिलता है अपने को, कहाँ पे, ध्रुवों पे, तो ऐसा होता है। तो वैसे सॉलिड में कितने ओनली फॉर कितने बाइकार्बोनेट मिलते हैं, 5, बाकी हमेशा किसकी तरह मिलेंगे आपको, लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में मिलेंगे, या बोल दे सॉल्यूशन की फॉर्म में, कोई दिक्कत। लेकिन इन 500 पत्थरों में से ये सब के सब कैसे हैं, सॉलिड है, सबके सब कैसे हैं, सॉलिड, तो सॉलिड में ओनली फॉर कितने बेटा, 5, लेकिन इन 5 में से ये क्या होते हैं, सॉलिड तो होते हैं, सॉलिड तो होते हैं, बट ये ऐसे सॉलिड होते हैं, ये ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी में घुलते हैं, जैसे नमक वाला पत्थर पानी में नहीं घुलता क्या, अरे घुलता नहीं घुलता, घुलता है ना, ओके, तो ये भी ऐसे पत्थर है जो पानी में घुलते हैं, बट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको क्या बोलते हैं,
कौन सा सोडा बोलते हैं? बेकिंग सोडा? क्या बोलते हैं बेटा? खाने वाला सोडा होता है ये, बेकिंग सोडा। ये एक ऐसा पत्थर है जो क्या होता है, पानी में नहीं घुलता है। ये क्या होता है? वाटर है इनसोल्यूबल, वाटर है इनसोल्यूबल, एस का मतलब वाटर है सोल्यूबल, या ऐसा बोल सकता हूँ स्प्रिंजली सोल्यूबल, मतलब कम सोल्यूबल होता है। ठीक है ना? ओके ओके, ध्यान देना इस बात को कि वाटर इनसोल्यूबल किस वजह से हुआ था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा है। बोलो राजा बोलो, बोला बोला, कौन बोला? कौन बोला? हाँ कौन? पॉलीमराइजेशन, सही बोला। हाँ वेरी गुड बेटा, ये तो बहुत सही है। ओके, और किसने बताया पॉलीमराइजेशन से? अरे हाथ खड़े कर लो देवताओं, किसने बताया? तो मैं कोई मारता थोड़ी हूँ यार, ठीक है ना? इधर से भी तो आ जाई थी। अच्छा सही बताया भाई, तो मत बोलो। ओके, तो क्या करता है, इनका एनायन क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है। और एनायन पॉलीमर बनाता है, याद होगा वो शादी में मैंने कहा था कि अच्छे हाथ मिला पाते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है ना? ओके, तो ये अच्छे हाथ मिला पाते हैं तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना? मियाँ बीवी, मैंने ऐसा बताया था आपको, ठीक है? तो अच्छे हाथ मिलाते हैं तो अच्छी पॉलीमर की एक चेन बन जाती है, और पॉलीमर पानी में नहीं घुलते। पॉलीमर कभी पानी में घुलते हैं क्या? यदि पॉलीथीन की थैली घुलती है तो मैं मान लूंगा कि घुलते हैं। पॉलीथीन की थैली नहीं घुलती तो इसका मतलब पानी में नहीं घुलते। तो ये पॉलीमर बनाने की वजह से नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते? पॉलीमर बनते हैं, बात आती है कि पॉलीमर क्यों बनते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर है। इंटरमोलिकुलर क्या होती है बेटा? एच बॉन्डिंग होती है। बड़े समझदार बच्चे हैं। कैसी होती है? एच बॉन्डिंग होती है। सही बात है। तो कितने क्वेश्चन कर लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे मिलता है? सॉलिड में मिलता है। फिर आपसे पूछ सकता है सोल्यूबल या नॉट सोल्यूबल? सोल्यूबल नहीं, सोल्यूबल क्यों नहीं? सोल्यूबल पॉलीमर बनाते हैं। ये भी तो क्वेश्चन आपको मेजला कॉलम में कराया था कि ये क्या बनाता है, डायमंड बनाता है पॉलीमर। तो पॉलीमर बनाता है, क्यों बनाता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। देखिए एक चीज से अपने कितने क्वेश्चन करने। सही है, अब कराने लग जाऊं चाहे अलग अलग क्वेश्चन, तो समझ गए इस बात को? ये हो गया। अब मतलब कुल मिलाकर के सॉलिड में कितने मिलते हैं? 5 मिलते हैं, जिसमें से एक ऐसा होता है जो वाटर सोल्यूबल है, नहीं होता, या स्प्रिंजली सोल्यूबल होता है, मतलब थोड़ा बहुत घुल जाता है, बाकी नहीं घुलता, ठीक है ना? और बाकी ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, बट ऐसे ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी में घुलते हैं, नमक की तरह। तो बोल दिया सॉलिड प्लस वाटर है सोल्यूबल, और ये क्या हो जाएगा? सॉलिड प्लस वाटर है इनसोल्यूबल। कर लोगे बच्चा लोग? सही है। ओके, ये हो गए सॉलिड, मतलब ये तो सिर्फ सॉलिड 5, बाकी सारे के सारे किसमें मिलेंगे? लिथियम आगे सेकंड बाई कार्बोनेट, यहां से लिथियम कर लेना, और यहां से कैसे सेकंड डे कर लेना, यहां से लिथियम कर लेना, यहां से सेकंड डे कर लेना। ये हो गए बाई कार्बोनेट। ये क्या होते हैं? डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो किस में एग्जिस्ट करेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले तो लिक्विड की तरह। किसकी तरह? लिक्विड की तरह। सॉल्यूशन एंड लिक्विड वो होते हैं जो बह सकते हैं, ठीक है ना? जैसे पेट्रोल होता है। ये कभी मीनिंग नहीं होता कि लिक्विड या सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि उसमें पानी हो। पानी होना जरूरी नहीं है। पानी होगा तो एक्वस बोलेंगे उसको, ठीक है ना? ओके, एक्वागार्ड वाला। ड्यू टू किस वजह से? हाई पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? फाई को। तो उसकी वजह से होता है। तो इसका फाई, तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम। कम होगी तो सॉलिड में नहीं रहेंगे। आपने यहाँ पे 3 बातें पढ़ी है बेटा। पहली बात तो ये पढ़ी, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, जिसको हर कोई बच्चा बच्चा भूल जाता है, वो वाली बात है। इनके सल्फेट कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते, ओनली फॉर क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं। क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं। सही है। इसके बाद दूसरी बात पढ़ी कि बेरिलियम कार्बोनेट जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि इसका थर्मल स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि इसका फाई क्या है? ज्यादा है, और आयनिक रिएक्टर कम है। ये रीजन हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करोगे? CO2 के वातावरण में रख दोगे। कौन से कॉन्सेप्ट से? कौन से कॉन्सेप्ट से? कपड़ा कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना? ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद कौन सी बात आती है कि लिथियम और सेकेंडरी बाइकार्बोनेट कैसे रहते हैं? पत्थर की तरह या सॉल्यूशन की तरह? सॉल्यूशन है। पत्थर की तरह कितने? ओनली 5। सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम और अमोनिया। सोडियम वाले को छोड़ के बाकी सब क्या है? सॉलिड तो है, बट ऐसे पत्थर तो है जो पानी में भी घुल जाते हैं। मतलब ये पत्थर जानबूझ के लिखा है ताकि आपको ये पता चले कि सॉलिड है, लेकिन क्या बात है, मतलब ये तो ऐसे पत्थर है जो पानी में भी घुल जाते हैं। कैसे? जैसे कि नमक। अजीब सी बात लगती है कि पत्थर कैसे घुलेगा? भाई ऐसे पत्थर हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि नमक, ठीक है ना? ये हो गया। इसलिए मैं ये नमक नमक की बातें करता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, वरना अजीब सा लगता है कि सॉलिड है तो फिर कैसे घुलेगा, ठीक है ना? ये बात समझे? जो आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक वाले पानी में अच्छे घुलते हैं। तो ये हो गए। फिर दूसरी बात कौन सी पड़ी? सोडियम वाला जो बाइकार्बोनेट होते हैं, बाई जो
बेकिंग सोडा यूज करती है किसमें, केक वगैरह में, ठीक है ना, केक में यूज करते हैं ना इसको, ठीक है। बेकिंग सोडा को बाई खाना बनाती है वो यूज करती है, तो बाई कार्बोनेट को यूज करते हैं किसमें, केक वगैरह में। तो ये क्या होता है, सॉलिड तो होता है बट वाटर है इनसॉल्युबल, किस वजह से, पॉलीमर की वजह से। आपको याद रहेगा, नहीं रहेगा तो याद करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, अपने अलग अलग चीजों का डिकम्पोजिशन करते हैं। ओके चलो जी, कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, पंकज कहाँ गया, क्या बात है, क्या हुआ उसको, दिमाग खराब हो गया, बुखार हो गया है, सर्दी की वजह से, सर्दी तो इतनी भी तो कोई ज्यादा नहीं है, सर्दी है ये तो अच्छी वाली सर्दी पड़ रही है, इसमें तो अच्छा भी लग रहा है, तो अच्छी वाली सर्दी है। हाँ देखो कितना मजा है खाने पीने का, कितना अच्छा लगता है, ठीक है, और घूमना भी अच्छा लगता है इसमें तो, पैदल निकलो कभी कभी पूरे कपड़े पहन के, सही है ना। और नहीं यार ऐसे कोई थोड़ी है, अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। चलो ध्यान से देखने इस बात को, चलो भाई पंकज से आज बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट का सोल्ट, ठीक है ना। ओके ध्यान से देखने इस बात को कि कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करना है तो कौन सी गैस निकलेगी, जो है वो निकाल दो, तो कौन सी निकल जाएगी, CO2, सही है ना। ओके तो अब CO2 निकल गई तो पीछे क्या बचेगा, ऑक्साइड, क्या बचेगा, ऑक्साइड। जैसे Li2CO3 है तो इसका ऑक्साइड बना दीजिए, साथ में CO2 बना दीजिए। जैसे आपने CO2 निकाल दिया से तो पीछे क्या बचेगा, दो लिथियम और एक ऑक्सीजन बच गया, क्या हो गया Li2। वैसे भी आपको ऑक्साइड बनाना है तो लिथियम का ऑक्साइड क्या होता है, क्रॉस करके बना दो, क्रॉस करके, ये तो आता होगा, ठीक है, ये हो गया। MgCO3 है तो क्या बनेगा, इसका ऑक्साइड प्लस CO2, सही है, तो बता क्या बनेगा, ये बात हुई, क्या बोला इसने, MgO प्लस CO2 बोला, सही है ना, ये हो गया। इससे क्या बन जाए बेटा, ये +2 का है, इसका ऑक्साइड बना दो, +2 ऑक्सीजन -2 क्रॉस करके, तो क्या हो जाएगा CO प्लस CO2, सही है, ये हो जाएगा। बट इनके कार्बन डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना ZnCO3, तो इससे क्या बन जाएगा बेटा, इसका ऑक्साइड बना दो, ZnO प्लस, ठीक है ना, ओके, और क्या हो जाएगा, ZnO प्लस CO2। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में ऐसा है, नॉर्मली क्या होगा उसमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, मतलब जैसे पहली है वैसी बाद में रहेगी। आपको नहीं आता ऑक्साइड बनाना तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें -2 है तो इस पे क्या होगा +2, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर है उसी का बाद में ऑक्साइड बना दो, तो Fe क्या हो गया बेटा, +2 ऑक्सीजन क्या हो गया -2 क्रॉस करके बना दो, ठीक है। मेरे को बुरा तब लगता है कि जब ये भी आपको बच्चों को आता नहीं, जबकि तो 9th क्लास की बात है, ये तो चूजे करते हैं ये काम तो, ठीक है। तो क्या हो गया, FeO प्लस में CO2, सही है, ओके। MgCO3 है, ये इनके जो नीचे नाम लिखे हुए हैं इनके कोर के नाम लिखे हुए हैं, ये पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे किस बात के लिए, क्योंकि जब आपके मेटलर्जी लगता था, ठीक है ना, ये हो गया। यहां से क्या बन जाएगा, MgO प्लस में CO2 और CaO प्लस में CO2, ये दो बैलेंस करने कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, यहाँ से भी CO2 निकल रही है, यहाँ से भी CO2 निकल रही है, इसलिए मैंने दो लिख दिया, वरना कोई जरूरत नहीं है दो लिखना अपने लिए, ठीक है, ये हो गया। यहां से क्या बनेगा बेटा, ऑक्साइड, +2 का बन जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है +2, इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा, इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा, तो क्या हो गया CO प्लस में CO2। साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कभी भी हो ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कभी भी हो तो गर्म करेंगे तो पानी जरूर निकलेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा H2O, सही है। यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वहां से पानी जरूर निकलेगा, तो इसलिए आपने H2O निकाल दिया। चलो ये सिरू साइड बोलते हैं PbCO3, यहाँ पे बेटा +2 है तो इसका क्या बना दो, ऑक्साइड बना दो, तो क्या हो जाएगा Pb+2 ऑक्सीजन -2, तो क्या हो जाएगा Pb हो जाएगा, साथ में क्या बन जाएगी CO2 बन जाएगी, ऐसे ही है ना, हो जाएगा बेटा, बलखान मजा आ रहा है, ओके। Na2CO3.10H2O बाइकार्बोनेट होता है, वो तो क्या होता है बेटा बेकिंग सोडा, ठीक है ना, बट ये कार्बोनेट होता है और इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा, क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा, ओके। ध्यान देना रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, 9 वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देता है, ठीक है ना, टेम्परेचर दे दो, ये हो गया। अब क्या बचेगा, H2, इसे और गर्म कर दो तो क्या हो जाएगा
कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। अब कार्बोनेट है तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, Na2O प्लस है, सही बात है, पक्का। डिकम्पोज नहीं होगा, बोले ना, समझे। हाँ वो भी भूला। तेरा क्या नाम है? शिव। हाँ तो शिव भी भूला है। ओके, वैसे नाम में ही भोला है ना। हाँ ध्यान देना, तो ये नहीं मांगे, ये तो डिकम्पोज ही नहीं होते, कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड इनके डिकम्पोज ही नहीं होते, ठीक है। और इसको बोलते हैं सोडा एस, ठीक है ना। मतलब देखो एस का मतलब होता है राख, क्या होता है, राख। आपने गर्म करके क्या किया, उसको, उसके 10 वाटर मॉलिक्यूल को उड़ा दिया, मतलब एक टाइप से बेचारे को जला दिया, जलाने को क्या बोल दिया, राख। तो सोडे की राख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडे की राख बोलते हैं। ओके, और इसको बोलते हैं पियरलेस, ठीक है ना, परलेस बोलते हैं इसको, K2CO3 को, ठीक है ना। चलो जी, अब ध्यान देना बेटा, PbCO3 ये मैंने करा दिया आपको, PbO प्लस में CO2 बनेगा, Ag2O3 बताइए क्या बनेगा बेटा, AgO प्लस Ag2O प्लस, Ag प्लस 1 है, ऑक्सीजन -2 है, तो क्रॉस करके Ag2O प्लस में CO2 बनेगा। अब यदि इसको फर्दर और गर्म करते हो तो Ag प्लस 0 प्लस O2 ये बन जाता है, ठीक है ना। ओके, तो आप समझे इस बात से कि Ag2CO3 है तो इससे क्या बनेगा, ये ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, और बाद में क्या बन गया, और गर्म करोगे तो Ag0 प्लस में O2, ये एक अलग बात आ गई, ठीक है। अब चलो ये भी समझाएंगे, ये हो गया। अब किससे करते हैं, बाइकार्बोनेट को, मैंने तो करा दिया, लेकिन अब ये कराया इसमें मजा नहीं है। अब आपने तो ऐसे हाँ बोल दी, मेरे को थोड़ी अच्छा लगा कि ये तो सीधा ये बना दिया, ये हो गया, ये तो एकदम नॉर्मल बातें होती है, तो पहले करते ही थे। अब भाई कोटा है इसके लिए, अब ये थोड़ी बोलेंगे, अपने समझेंगे इसको, ठीक है। ये कैसे बना, ध्यान से देखने इस बात को। अब काम करने की मैंने, ये तो आपको मैं शो कराना चाहता था इसे, कि देखो दो तरीके होते हैं, या तो सीधा सीधा कर लो, कोर्स तो बहुत जल्दी भगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए 24 लगे कराने को, तो मैं इसको 15 मिनट में करा दूं, ठीक है ना। आपको बता दूंगा मैं 15 मिनट में होता है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, रिवीजन करेंगे तुम देखना, ठक 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 ठक, ठीक है ना। ऐसे बता के नहीं कर रहा इस बात को, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि ऐसा करो कि 15 मिनट में हो जाए, ऐसा करो, और नहीं तो एकदम धीरे धीरे कराएंगे तो 7-8 लेक्चर में तो कराई दें, सही है, इस टाइप से कराएं। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, जैसे कार्बोनेट का मैं बोलता हूँ ऑक्साइड प्लस CO2 हो गया, सही है ना, फिर होता था कि हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना इस बात को, अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखना इस बात को कि Ag2 है। ध्यान देना बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो चांदी है, चांदी जल्दी खराब होती है क्यों, पायल होती है खराब हो जाती है, नहीं होती। सोना खराब होता है, कानों की बालियों वाला सोना खराब होता है, नहीं होता, ठीक है। लेकिन आयरन की चेन पहन लो तो जल्दी से रस्टिंग लग जाती है। अब ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना इस बात को। जो हाइड्रोजन के नीचे होती है 4-5 धातुएं होती है, वो हमेशा जीरो में रहना पसंद करती है। धातु की वैसे नेचर होती है प्लस में रहना, इलेक्ट्रॉन छोड़ के रहना। धातु बात बात पे इलेक्ट्रॉन छोड़ती रहती है, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, धातु वो होती है जो बात बात पे इलेक्ट्रॉन छोड़ती रहती है, कुछ भी बात आती है बोलती है इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, ऐसा बोलती है। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन नहीं देती। ओके, कौन सी होती है वो, छापा वाली, कौन सी होती है, छापा वाली। कॉपर CH, मरकरी CHA, ए से कौन आ जाएगा, सिल्वर Ag, ठीक है ना। फिर आती है P, प्लेटिनम, फिर नीचे आता है Au, गोल्ड। बोलो गोल्ड तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहता, सबसे नीचे है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के नीचे ये छापा वाली होती है, ये 5 होती है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद है, तो फिर क्या करेगी, जीरो में रहना, किस में रहना करेगी। बाय चांस ये प्लस में पड़ी है तो किस में आ जाएगी, जीरो में आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं ये नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि मेटल तो वो होगी तो इलेक्ट्रॉन देगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रही, ये तो किस में रहना पसंद कर रही है, जीरो में, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव कौन सी होती है, छापा वाली, सही है। ओके, तो इसलिए तो क्या होता है बेटा कि गोल्ड जल्दी से रस्ट ने, जल्दी से क्या पकड़ता ही नहीं रस्ट, और नेचुरल भी मिलते हैं ना धरती में, तो जीरो फॉर्म में मिलते हैं नॉर्मली ये। हाँ चांदी वांदी जरूर थोड़ी बहुत प्लस में मिल जाती है, लेकिन नॉर्मली किस में रहना पसंद करते हैं ये, जीरो में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी मेटलर्जी बहुत आसान होती है। प्लस में पड़ी है तो तुरंत किस में आ जाएंगे, जीरो में आ जाएंगे। तो आपकी जो टेबल वाला जो आयरन है वो कौन सी फॉर्म में है, जीरो में, ये प्लस में नहीं है। प्लस में तो पहाड़ों में है, माइनिंग करते हैं वहां पे है प्लस में, Fe2O3 है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट होते हैं,
वो प्लस में है, लेकिन आपको टेबल कुर्सी बनानी है या फिर पत्थर की तरह पत्थरी रहने देना है उसको, टेबल कुर्सी बनानी है आयरन की, तो वो +2 में है, उसको किस में लेके आओगे, जीरो में, जीरो में लेके आओगे। अब आयरन आपके पास शुद्ध हो चुका है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी है उनको जीरो फॉर्म में दिखाया गया है क्योंकि वो शुद्ध है। ओके, क्योंकि शुद्ध तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। तो क्या होता है कि आयरन यदि +2 में है, उसको जीरो में लाना है, तो उसकी आपकी क्या करनी पड़ेगी, रिडक्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए मेटलर्जी वाले प्रोसेस में हमेशा ही रिडक्शन किया जाता है। मेन प्रायोरिटी ये होती है कि कैसे करके रिडक्शन करके इसको जीरो में लेके आ जाए और शुद्ध कर ले ताकि अपने मेज कुर्सी बना सके। सही है, ये होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे वो देखो बेटा बैठा सो रहा है, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखना, प्लस वाला किस में लेके आते हैं, जीरो में लेके आते हैं, ठीक है। तो जीरो में लेके आते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। ध्यान से देखना इस बात को, ये जीरो में आ चुका है, लेकिन आयरन रहना किस में चाहता है, प्लस में, क्योंकि ये छापा नहीं है, ये तो हाइड्रोजन के ऊपर है, ऊपर वाले किस में रहना पसंद करते हैं, प्लस में। तो यहाँ पे टेबल बन गई, ये तो इसके ऊपर आपने क्या कर रखा है, कलर कर रखा है, ब्लैक कलर कर रखा है, तो इसीलिए क्या है, ये तो बचा हुआ है ऑक्सीजन से, लेकिन इसका जहां से कलर उतर जाएगा वहां पे ऑक्सीजन के टच में आएगा और ऑक्सीजन इसको मिलेगी तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और नेचुरल जो प्रोसेस है आप आज के टाइम का वातावरण है वो कैसा चल रहा है, इवोल्यूशन चैप्टर में क्या बताते हैं, ऑक्सीडेशन का। इसलिए अपने आप क्या होना चाहिए उसका, ऑक्सीडेशन। फिर आयरन वापस किस में बदल जाएगा, Fe2O3 में। समझ गए इस बात को। ओके, मतलब मेटल की एक नेचर होती है, वो प्लस में रहना पसंद करते हैं। एस ब्लॉक वाले एल्यूमिनियम तो बहुत अच्छे प्लस में रहना पसंद करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्लस में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। हमेशा प्लस में रहना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ के रहना चाहते हैं हमेशा, ठीक है। ओके, लेकिन कौन नहीं रहना चाहते प्लस में, वो है छापा वाले, ठीक है ना। ओके, तो या बोल दीजिए जो रिंग सेरेमनी वाले हैं वो वाले, ठीक है ना। ओके, नीचे नीचे कौन, गोल्ड, गोल्ड की रिंग बनाते हैं, ठीक है। और फिर कौन सा, प्लेटिनम। फिर छापा बोला था तो पी आ चुका है, आगे कौन यहाँ पे, CaG सिल्वर हो गया और एक कॉपर हो गया, ठीक है। तो ये रिंग सेरेमनी वाले हो गए। वैसे मरकरी तो जहरीला होता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है, बाद में पड़ती है, ध्यान देना इस बात को ठीक है। हाँ, रिंग विंग पहना दो तो उसके बाद, ठीक है, ध्यान से देखना इस बात को। तो कुल मिलाकर के बात है कि ये छापा वाले क्या होते हैं बेटा, जीरो में रहना पसंद करते हैं। किस में रहना पसंद करते हैं, जीरो में। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, इसके बारे में इतनी बातें कर ली मैंने, ठीक है ना। कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ोगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने आप में ऐसी सीरीज होती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब पूरी केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये नहीं कि इनऑर्गेनिक के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री चैप्टर हो गया, उसमें कराया जाए। ओके, रियल में उसको अच्छे से कर लीजिएगा, आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है ना। वरना मैं भी करा दूंगा, मैं भी चाहूंगा कि सभी बैच में अभी करवा दूं जाकर के, वरना मेरे D&F ब्लॉक में प्रॉब्लम आएगी, आप कुछ और याद कर लोगे, ठीक है, क्योंकि सबकी ट्रिक अलग अलग होती है। मेरी ट्रिक अलग होगी, फिर 2 न्यूरॉन बन जाएंगे। अगली क्लास में ये कोशिश करूंगा, सभी बैच में पढ़ा रहा हूँ, 7-8 बैच में ये करवा के आऊंगा। चलो चलो भाई, ध्यान से देखिए इस बात को। तो सीधी सी बात है कि किस में रहना पसंद करेगा, छापा वाला सिल्वर है तो जीरो में रहना पसंद करेगा। ओके, जीरो में रहना पसंद करेगा तो जल्दी से किस में आ जाएगा, जीरो में। तो खुद कर क्या हो रहा है, प्लस से जीरो आ रहा है तो रिडक्शन, दूसरे तो क्या छोड़ देगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा। ये बात समझिए। ऐसा बहुत सारे करते हैं, जैसे मरकरी है वो भी किस में रहना पसंद करता है, जीरो में, ठीक है। लेड थोड़ा बहुत करता है, ठीक है, ये हो गया, बाकी कोई जरूर नहीं है लेड का। लेकिन ये तो दोनों बहुत अच्छे से जीरो में रहना पसंद करते हैं। चलो इसको नहीं करो तो कोई बात नहीं, ये हो गया। चलो ध्यान से देखना इस बात को, ये बातें होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अपने कार्बोनेट के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी। एक कार्बोनेट का होगा तो क्या होगा, ऑक्साइड प्लस CO2 होगा। किसका नहीं होगा, वो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का नहीं होगा। एक सिल्वर वाली बात पढ़ी, सिल्वर वाला क्या क्या हो जाता है, ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है, लेकिन उसके बाद फर्दर डिकम्पोज होकर के सिल्वर प्लस O2 बनाता है, मतलब O2 गैस भी देता है, कौन, सिल्वर वाला, सही है। बाकी सारे CO2 देते हैं, ये O2 भी देता है। एक बात और अच्छी सी आएगी कि मैं अक्सर पूछ लेता हूं बच्चों से, और आप भी जानते हो कि CO2 और SO2 एक जैसी होती है। कल परसों ही पूछा था कि वेदिका से पूछा था मैंने कि CO2 की कलर कौन सा कलर है, कलरलेस है। ओके, तो SO2 भी क्या होती है, कलरलेस होती है। इसलिए CO2 और SO2 की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सेम नेचर होगी, पहचान की जाती है अलग नेचर से, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी 2-4 रिएक्शन होती है SO2 की, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है, जिसमें +4 से +6 में जा सकता है, जबकि ये +4 मैक्सिमम है तो ये नहीं जा सकता। बस 2-4 रिएक्शन अलग होती है, बाकी हमेशा जैसी CO2 होता है वैसा ही कौन होता है, SO2 होता है। मतलब आप कुछ नहीं, मैं कुल मिला के यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, जैसे CO3-2 होता है वैसा ही कौन होता है, SO3-2 होता है। मतलब C बराबर में क्या रख रहा हूँ, S रख रहा हूँ, तो आप भी C बराबर क्या रख दो, S रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे जैसे LiCO3 है तो यहाँ पे क्या रख दो, Li2S रख दो। यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्साइड प्लस CO2, तो यहाँ पे भी क्या बना दो,
ऑक्साइड प्लस सी की जगह क्या रख दो, एस रख दो, तो क्या हो जाएगी SO2। और वैसे भी जानते हो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, SO2। सही है बेटा, कोई दिक्कत, ये हो गया। ZnSO3 है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ऑक्साइड प्लस है SO2। सही है ना, काम चलेगा, ओके। चलो जी, समझ गए बेटा, तो ये बातें होंगी। अब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट समझते हैं। ध्यान से देखिए इस बात को कि बाइकार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसका ध्यान रख लेना बेटा, सोल्ट एनालिसिस में काफी जरूरत पड़ेगी इस बात की। तो ये बता रहा हूँ, ये बात की काफी जरूरत पड़ने वाली है आपको सोल्ट एनालिसिस में। इस बात को ध्यान रख लेना कि सोल्ट एनालिसिस ऐसा अपने आप में चैप्टर है कि पूरी इनऑर्गेनिक का रिवीजन करवाएगा, एक एक बात ध्यान होगी तभी काम चलेगा। देख रहे हैं इस बात को, MHCO3, ये जैसे हो गया आपके पास में NaCO3 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, तो बाई खाना बनाती है वो वाला, ओके। तो NaCO3 है, बाई ने केक में डाला, तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो गर्म करेंगे तो क्या निकलना चाहिए, पानी निकलना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस बात को, NaHCO3 लिया, पानी निकलने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, दो चाहिए, ये तो अकेला ही है तो दो लेने पड़ेंगे आपको। तो दो कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए इस बात को, क्या हो जाएगा, Na प्लस हो गया, C प्लस के पास माइनस रहेगा, डबल बॉन्ड O, जितने एच उतने OH, सही है ना, ओके। C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस, और ये क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na प्लस। क्या निकालते हैं, गर्म करेंगे तो पानी निकलेगा, अरे सही है ना, ओके। तो क्या निकल जाएगा H2O, सही है, ये हो गया। ध्यान से देख रहे हैं इस बात को कि अब साथ में गैस कौन सी निकलनी चाहिए, CO2, तो यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी CO2। तो पीछे क्या बच जाएगा, दो सोडियम बचेंगे, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा बेटा Na2CO3 प्लस में CO2 और प्लस में H2O। तो मुझे एक बात है, जब कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करोगे तो क्या बनेगा, सॉरी बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, याद रहेगा आपको, क्या बन जाएगा, कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, पक्की बात है, ये हो गया। ये कौन होता है, बेकिंग सोडा, कौन होता है, बेकिंग सोडा होता है, ओके। बेकिंग सोडा केक में डालते हैं, केक में डालेंगे बेकिंग सोडा, तो सीधी सी बात है इसको हीट करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, ये Na2CO3, ये होगा CO2 गैस निकलेगी, गैस तो ऊपर उड़ेगी, उड़ेगी तो अपनी जगह बना के निकलेगी, जगह बना के निकलेगी, इसलिए तो केक क्या हो जाता है स्पंजी, जगह बना के निकलेगी तो उसको खोखला बना देगी, तो इसलिए केक क्या होता है, स्पंजी होता है ना, ओके। तो ये क्या होगी, CO2 निकल गई, समझ गए बेटा, ये होगा, और भाप बन के वाटर भी निकल जाएगा, ऐसे ही है, ओके। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को, यदि Na2CO3 है, यदि इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल मिला दूं तो ये बन जाता है वाशिंग सोडा, क्या बन जाता है, वाशिंग सोडा, और सही है, ओके। तो मैं ऐसा अक्सर कह देता हूँ मजाक मजाक में कि पहले तो बाई होती है वो खाना बनाती है, बाद में क्या करती है 10 वाटर मॉलिक्यूल मिला करके कपड़े धो लेती है, समझ में एक बात, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि MgHCO3 है, MgHCO3 है, ध्यान से देख रहे हैं इस बात को, MgHCO3 है, यदि आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, MgCO3 कार्बोनेट प्लस में CO2 प्लस में H2O, ये बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है ध्यान रखना, MgOH का होल ट्वाइस बनता है, ढंग से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वापिस सोलिबिलिटी में काम में आएंगे, उसमें काम में आएंगे, सोल्ट एनालिसिस में, ध्यान से देखना इस बात को, और यदि महसूस कर सकते हो तो थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम में आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना इस बात को, ये बनता है ये नहीं बनता, इसका रीजन बताते हैं, MgOH होल ट्वाइस का लो KSP, क्या KSP क्या होता है इसका, कम होता है, लो होता है, किससे किससे किससे, MgCO3 से, MgCO3 से क्या होता है इसका, कम होता है। सर ये KSP क्या बला होती है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, आयन इक्विलिब्रियम करा दिया बेटा, ओके। तो KSP को क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल, सही है ना, KSP बराबर होता है, आपको याद होगा x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू s की पावर x प्लस वाई, सही है ना, तो ठीक है बेटा, ओके। बहुत जमाना हो गया, मैंने कभी बहुत जब कॉलेज टाइम में था उसी टाइम मैंने पढ़ाई थी ये फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद मैं हमेशा इन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसका उस टाइम का थोड़ा बहुत याद है, ठीक है ना, ये हो गया, मैं पढ़ाई करता था उस टाइम भी, मैं पूरी केमिस्ट्री में अक्सर कहता हूँ मैं 3 घंटे में कर देता था आराम से, ठीक है। तो
मैं आपको भी बोलूंगा कि हमेशा आप ऐसे कीजिए, चीजों को एक साथ कीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट होने लग जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे केएसपी बराबर केएसपी इस सॉल्युबिलिटी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एस क्या कौन होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। एस कौन होता है, अरे कौन होता है, सॉल्युबिलिटी होती है। यदि केएसपी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए भाई, इससे देखो ये लाइन तो हर कोई पढ़ लेता है, रट लेता है, याद हो जाता है, ठीक है ना। और जो कई लोग जो सो जाते हैं वो सोते रहते हैं, वो ऐसी सीधी मुंडी हिलाते रहते हैं, हाँ ऐसा होता है, सही है ना, ओके। लेकिन जागेंगे नहीं, ठीक है ना, मुंडी हिला देंगे ऐसे, ठीक है ना, हाँ ऐसा होता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये क्या लाइन थी, पता ही नहीं है, फिर लाइन रटते रहते हैं, ठीक है, ओके। ध्यान देना, इस जाके खड़े नहीं होते। अब तो खड़ा होकर पीछे चला जा, सो रहा है तू, ध्यान देना इस बात को। एमजीओ ओल्टवाइज से क्या होता है, लो केएसपी है, क्या है, लो केएसपी है। इसका मतलब क्या हो गया, उसकी सोलिबिलिटी क्या बेटा, कम है, कम सोलिबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पीपीटी ज्यादा अच्छी बनाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, MgCO3 होती है ना, MgCO3 है, उसकी भी क्या बनती है, पीपीटी बनती है, और इसकी भी क्या बनती है, पीपीटी। बट ज्यादा बेटर पीपीटी किसकी बनती है, इसकी ज्यादा अच्छी पीपीटी बनती है। और दुनिया की में ऐसा रूल है कि हमेशा प्रोसेस वो ज्यादा फॉलो होता है जो ज्यादा स्टेबल हो। पीपीटी बनना हमेशा फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन में से दो रिएक्शन होती है, एक तो होती है एसिड बेस रिएक्शन, एक होती है पीपीटी वाली रिएक्शन। हमेशा ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट आगे जाकर के बहुत स्टेबल बन रहा है। पीपीटी बन रहा है, पीपीटी मतलब सॉलिड जैसा बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके आगे अच्छे बॉन्ड बन रहे हैं, तभी तो सॉलिड जैसा बन रहा है। तो इसका मतलब पीपीटी बनना एक अच्छी चीज है, एक रिएक्शन के हिसाब से देखें तो पीपीटी कब बनेगी, जब उसका केएसपी क्या होगा, कम होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, केएसपी कम से कम होगा तो उसकी सबसे बेस्ट पीपीटी बनेगी। तो इसका हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी पीपीटी बहुत अच्छी बनती है। तो और आपको इसको मैं प्रूव भी करा सकता हूँ कि कैसे पीपीटी अच्छी बनती है। आपने इसकी पीपीटी देख रखी है सबने, एमजीओ अल्ट्रा इसकी पीपीटी सबने देख रखी है। तो जब किसी की मतलब एसिडिटी होती है, तब इसको एक गुलाबी कलर की दवाई दी जाती है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एंटा एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सुना होगा। गुलाबी कलर की शीशी होती है, नेट पे आप डालोगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आपको गुलाबी कलर की शीशी आएगी। डॉक्टर बोलता है उसको सेक करके लीजिए, क्योंकि उसके अंदर पीपीटी बनी है उसकी, क्योंकि अपने आप एमजीओ ओल्टोइस अलग से नीचे जम जाता है, ठीक है ना। तो आप पियेंगे तो अपने पता चलेगी, ऊपर तो अपने पानी पानी पी के, जिससे एमजीओ ओल्टोइस पीना था वो तो पिया ही नहीं, फिर एसिडिटी कैसे दूर होगी। तो डॉक्टर बोलता है उसको सेक करके ले लीजिए। तो मतलब आपने क्या देखा कि एमजीओ ओल्टोइस क्या होती है, कि पीपीटी होती है, क्या होती है, पीपीटी होती है। तो ये अच्छी पीपीटी बनाता है। तो मतलब सबसे पहले कार्बोनेट बनने की बजाय ज्यादा कौन बनेगा, पीपीटी वाला ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, सही है। तो इस लाइन का ये मतलब है कि इसकी केएसपी कम है तो इसकी सॉल्बिलिटी कम है, तो ज्यादा अच्छी पीपीटी बनेगा, तो फिर ज्यादा बनना चाहेगा, इसलिए इसकी बजाय कौन बनता है, हाइड्रोक्साइड। तो आज के बाद याद रखिएगा कि बाइकार्बोनेट का तब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो मैग्नीशियम वाले से तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O। बट बाकी सबसे क्या बनता है, बाकी सबसे क्या बनता है, कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। याद रहेगा आपको। एक जगह और काम आती थी ये रिएक्शन, आज के टाइम में तो नहीं काम आ रही। आपके हार्डनेस होती है, हार्डनेस होती थी, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती थी परमानेंट हार्डनेस। बाइकार्बोनेट की हार्डनेस होती थी ना, देखो हार्डनेस किसकी वजह से आती है, दो लोग हैं, दो बंदे हैं, दो गुंडे हैं, वो कौन कौन से, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यदि वो किसके साथ रह जाएंगे, यदि वो किसके साथ होंगे, बाइकार्बोनेट के साथ होंगे, मतलब HCO3 माइनस, या फिर क्लोराइड के साथ होंगे, या फिर सल्फेट के साथ होंगे। तो ये दोनों लोग इन तीनों के साथ आ गए, इन तीनों के साथ इसकी दोस्ती होगी, तो वहां पे आएगी हार्डनेस, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कठोर पानी वो होता है जो साबुन के साथ आगे नहीं देता, समझे इस बात को, वो साबुन के साथ है दाग नहीं देता, वो होता है हार्ड वाटर। तो ये क्या करते हैं कि मैग्नीशियम किसके साथ आ गया, बाइकार्बोनेट के साथ, झाग नहीं देगा, तो अपने चाहते हैं कपड़े साबुन लगाए वो यूज हो। तो इसलिए क्या करते हैं कि पानी की, जो पानी यूज करते हैं वो हार्ड वाटर नहीं हो, इसलिए इसके हार्डनेस को दूर किया जाता है, कैसे, गर्म करके। गर्म करने की आसान प्रोसेस है, इसलिए बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। टेम्परेरी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अस्थायी। अस्थायी कठोरता आती है किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट। तो मैं आपको यहाँ पे चलो लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, कि HCO3 माइनस है, किसके साथ आ जाए, कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम+2, उसकी वजह से कौन सी आती है, यदि ये इन दोनों के साथ हो तो कौन सी आती है बेटा, अस्थायी कठोरता, ओके। टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी आती है, टेम्परेरी हार्डनेस आती है, ध्यान देना। और यदि कैल्शियम मैग्नीशियम
ये किसके साथ आ जाए बेटा, ये किसके साथ आ जाए, क्लोराइड के साथ आ जाए या फिर किसके साथ आ जाए, सल्फेट के साथ आ जाए, इससे कौन सी आ जाती है, स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, कौन सी आती है, परमानेंट हार्डनेस आती है। तो ध्यान देना कि मैग्नीशियम किसके साथ आ गया, बाइकार्बोनेट के साथ आ गया, तो अस्थायी कठोरता आ गई, मतलब गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या बन जाएगा, ये एक पानी है, इस पानी से मुझे कपड़े धोने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब इसे तो रुमाल ही धुल पाएगी, ठीक है, थोड़ा पानी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें अब पता चला कि इस पानी में हार्डनेस है, हार्डनेस है, तो मैं इसको क्या करूंगा, किसकी हार्डनेस है, अस्थायी वाली हार्डनेस है, बाइकार्बोनेट की हार्डनेस है, तो मैं इसको गर्म कर लूं, क्योंकि गर्म करने से क्या हो जाएगा, क्लास में यार, क्लास में, चलो ध्यान देना इस बात को कि इस ये पानी है, ये हार्ड वाटर है बेटा, ठीक है, इसमें अस्थायी कठोरता है, तो आप इसको गर्म करोगे, गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, पीपीटी बनेगा, पीपीटी तो वो होता है जो पानी से अलग हो जाए, तो ये अलग हो जाएगा, फिर इसको छान लूंगा, समझ गए, मतलब सिर्फ आप के गर्म करने से दूर होगी, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता। मतलब आपसे क्वेश्चन आता था हाइड्रोजन वाले चैप्टर के अंदर कि मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिला है, तो ये कैसी कठोरता है, अस्थायी कठोरता है, क्योंकि इसको फिर आता था कि इसको दूर कैसे करेंगे, फिर हो गई तो सिर्फ गर्म करके, क्या करके, गर्म करके, ये आपकी मेथड होता था, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती थी। तो बाकी सब बातें छोड़िए, आप इतना सा ध्यान रख लीजिए यहाँ पे कि मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है तो हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस H2 बनेगा, जबकि ये है बाकी और कोई हो गया तो कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2 बनेगा, याद रहेगा, ओके। सोलवे अमोनिया सोडा प्रोसेस होता था, ये प्रोसेस एस ब्लॉक में होता था, तो मैं आपको प्रोसेस तो नहीं कराऊंगा पूरा पूरा, ठीक है ना, लेकिन इतनी बात जरूर बताऊंगा कि ये किसके लिए बनाया जाता था, ये आपके केक वगैरह बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए बनाया जाता था, ठीक है, तो इससे सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन होता था, जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, क्या बोलते हैं बेटा, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये बेकिंग सोडा बोलते हैं, ध्यान से रखिए इस बात को, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ओके, तो ये होता है बेकिंग सोडा, तो ये हो गया, ध्यान से देखने, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेकिंग सोडा बोलते हैं, यदि इसके साथ 10 वाटर मोलिक्यूल आ जाए तो इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा, क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ध्यान रखिए कि आपने बेकिंग सोडा को आपने क्या किया, हीट किया, हीट करते ही क्या बन जाएगा, कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, तो Na2CO3 के साथ 10 वाटर मोलिक्यूल और मिला दो, जो बेकिंग सोडा का जो कंपाउंड बना है NaHCO3 है, इसको क्या करोगे आप, हीट करोगे, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2 है, ओके, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल मिला दो तो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। पहले बाई क्या करेगी, खाना बनाएगी, ठीक है, फिर क्या करेगी, कपड़े धोएगी, सही है, वॉशिंग सोडा, पहले खा लिया फिर धो लिया, सही है, ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ है नाइट्रेट, सही है, ये बात आपको इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि आपकी एक चीज आएगी, ध्यान देना, ये बहुत बेहतरीन चीज है, BaCO3 है ना, ये सोल्ट एनालिसिस की छोटी सी बात कर रहा हूँ आपको, ये भले ही आज आपको मजाक सा ऐसा लग सकता है कि यार कितना ज्यादा पढ़ा रहा है, ये कितनी बातें बोल रहा है, सिंपल सिंपल करा देना, ध्यान से देखिए इस बात को कि BaCO3 है, मैंने सेकंड डे के कार्बोनेट बताए थे, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल है, वो बोलेगा कि मैं CO2 मिला दूं तो क्या हो जाएगा, इसकी पीपीटी बनती है, क्या बनती है, पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बनती है बेटा, क्या बनती है, व्हाइट पीपीटी, बोलेगा CO2 मिला दूं तो क्या हो जाएगा, तो CO2 मिलाती है, ये सोल्यूबल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, सोल्यूबल, क्यों हो जाएंगे, ध्यान से देखने इस बात को, CO2 मिला दिया, कार्बोनेट में आप CO2 मिला दोगे तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट में आपने क्या मिलाया, CO2, तो वापस क्या बन जाएगा, ये डिस्टिलेटरी प्रिंसिपल यही तो करता है, ठीक है, कि आप CO2 मिला दोगे तो रिवर्स रिएक्शन, आप केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ रहे हो, बस आपको एहसास नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट वापस मिला दो तो वापस रिएक्शन हो जाएगी, तो CO2 मिला दो कार्बोनेट में तो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कैसा होगा, HCO3 माइनस, और बेरिलियम का क्या हो गया, +2, तो BaHCO3 का होल ट्वाइस, सारे बाइकार्बोनेट वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल, मतलब आपकी जो परख नीली थी उसमें पहले इसका क्या था, पीपीटी था, क्या था, पीपीटी था, लेकिन अब आपने क्या मिला दी इसमें, एक्सेस CO2 मिला दी, खूब सारी CO2 मिला दी, खूब सारी क्या मिला दी, CO2 मिला दी, तो कार्बोनेट में CO2 मिलाती क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट, तो सारे बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्या होते हैं, ये बात समझ आ गई बात, कोई दिक्कत,
हो जाएगा। बस सोडियम वाले में दिक्कत आती है, सोडियम वाला नहीं होता, क्योंकि सोडियम वाला क्या होता है, एक्सपोनेंशियली होता है। किस लिए होता है? पॉलीमर बनाता है, सही है ना। तो ये बातें होती है बेटा, ये बातें आती है सोल्ट एनालिसिस में। सोल्ट एनालिसिस अपने आप में बहुत भयंकर चैप्टर है, ये बात समझे। ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी बातें अपने वहां पे यूज करेंगे, तो ये बातें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो जी, नाइट्रेट का करते हैं अपने, ठीक है। नाइट्रेट ध्यान से देखिए बेटा, NO3 माइनस है, तो इस लेक्चर में पूरा करा दूंगी इस चैप्टर को, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना इस बात को। NO3 आज 22 में है क्या, तो इसमें 100%। NO3 माइनस क्या हो जाएगा, क्या बोला बेटा, क्या बोल, अच्छा नया साल लग जाएगा। मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है। ये तो मुझको ही मालूम है। ठीक है, MnO3 सही है। चलो कोई नहीं, अपने दिल की बातें बोली है, ठीक है, ये भी सही है, नया साल लग जाएगा। क्या, हाँ अच्छा, ये बोलना चाहता है कि वो तो अगले साल में पढ़ेंगे, एक साल बाद पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान रहे इस बात को। MnO3, MnO3 ठीक है ना। ओके, तो MnO3 है, इसका दो तरीके से होता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। हम ये दो तरीके करते करते थक गए। MnO3, ध्यान देना इस बात को कि MnO3 है, यदि ये कोलेंट वाले हैं, कोलेंट वाले का कौन होते हैं, जिनका फाई क्या होता है, ज्यादा, तो फाई ज्यादा होता है, इसलिए इनको बोलते हैं हाई फाई। क्या बोलते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हाई फाई। तो ध्यान देना इस बात को, MnO3 कोलेंट वाले होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हाई फाई, ठीक है। ध्यान से देखना इस बात को, कोलेंट वाले में फाई कैरेक्टर ज्यादा, ओके। और एक नाइट्रेट कैसे होते हैं बेटा, लो फाई। लो फाई का मतलब क्या होगा, फाई कम, बोले तो कोलेंट कैरेक्टर है कम, तो बोले तो आयनिक कैरेक्टर है ज्यादा, सही है। ये सबसे अच्छा आयनिक होते हैं, चार अच्छे आयनिक होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, सही है। ध्यान देना इस बात को, MnO3 है। तो मुझे ये बता बेटा, नाम क्या तेरा, विपिन। विपिन ये बता मुझे बात कि कोलेंट वाले ज्यादा मजबूत तो होंगे नॉर्मली, या फिर आयनिक वाले, आयनिक वाले। बड़ी अच्छी बात बताई बिंदु ने, ठीक है ना। ओके, हाँ ये मुझे भरोसा है कि तू सारे आंसर बता देगा, ठीक है ना, मुझे भरोसा है, ठीक है ना। ओके, तेरे से भी ज्यादा तुझ पे भरोसा है। ध्यान देना, ध्यान से देखने इस बात को कि MnO3 है, तो ये कोलेंट वाले थोड़े कमजोर है, कोलेंट वाले क्या कमजोर, आयनिक वाले ज्यादा मजबूत, तो कमजोर है तो पूरे टूट जाएंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन। इनका क्या होता है, कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन। विपिन तेरा क्या मन कर रहा है कि इसको डिकम्पोज करेगा तो गैस निकलेगी, यहां से कौन सी गैस निकालने का मन कर रहा था, कौन सी, NO2, वेरी गुड, सही आंसर है। तो कौन सा निकल जाएगी, NO2 निकलेगी, लेकिन साथ में O2 भी निकलेगी, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, सही है। लेकिन ये मजबूत है, मजबूत होते हैं आयनिक वाले, तो कंप्लीट नहीं होगा इनका थर्मल डिकम्पोजिशन, कैसा होगा, पार्शियली, कैसा होगा, पार्शियली थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक, आंशिक तापीय विघटन। सही है, ओके, आंशिक बोला है, ठीक है, अच्छा, समझ गया आपने, ठीक है। चांद बिंदी का बहुत महत्व है, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, पार्शियली थर्मल डिकम्पोजिशन, सही है। तो पार्शियली होगा तो पूरा नहीं टूटेंगे, पूरा नहीं टूटेंगे, तो इसका मतलब आप तरीका बताता हूं, इन दोनों का आप मिला देना, तो मतलब क्या बन जाएगा, MnO2 प्लस में O2, कर लो बेटा। नाइट्रेट है, यदि इन चारों के नाइट्रेट है, तो क्या करोगे, इन दोनों को मिलाकर क्या बना देना, MnO2 प्लस O2, और इसमें क्या करोगे, कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनेगी, अरे सही है ना। ओके, कर लोगे, चलो विपिन बताएगा, 100% कहता हूँ कि 100% बताएगा, तो ठीक है ना, ध्यान से देखिए इस बात को। PbNO3 है, बताओ उन चारों में है क्या, उन चारों में है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। यदि इन चारों में होगा तो क्या बनेगा, MnO2 प्लस O2 बनेगा। यदि इन चारों का नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा। ध्यान से देखिए बेटा, ऐसा होगा
तो बात करते हैं PbNO3 की। बताइए उन चारों का है क्या? नहीं है। तो क्या बनेगा? ऑक्साइड प्लस है NO2 प्लस है O2। सही है। तो बताइए यहां पे इसका ऑक्साइड क्या बनेगा? Pb+2 पहले से +2 है, ठीक है। ऑक्सीजन -2 क्रॉस करके क्या बना दोगे? ऑक्साइड प्लस है NO2 प्लस में O2। ओके, O2। ध्यान देना इस बात को, AgNO3। सही है ना? ओके। विपिन मुझे बता कि यदि इसको हीट करेगा तो क्या बनेगा? उन चारों का है क्या? तो क्या बनेगा? ऑक्साइड प्लस है NO2 प्लस है O2। तो ऑक्साइड क्या होता है इसका? Ag2O प्लस में NO2 प्लस में O2। सही है। वापिस क्या हो जाएगा? सिल्वर किस में रहना पसंद करती है? जीरो में। ओके। सब लोग जानते हैं इस बात को, तो ऐसे जीरो में। आपकी मम्मी भी जानती है कि सिल्वर कैसा रहना पसंद करती है? जीरो में। सही है। ओके, तो किस में रहना पसंद करती है? Ag जीरो में। चांदी जल्दी से खराब नहीं होती। सही है। तो किस में रहना पसंद करेगी? जीरो में। ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहती। दिक्कत तो ऑक्सीडेशन करने से होती है। सही है। ऑक्सीजन मत दिया करो है। AgNO3 NaNO3 KNO3। सही, ये हो गया। तो ये उन चारों में है, लो फाई वाले हैं या फिर हाई फाई वाले हैं? लो फाई मतलब कोवलेंट रिएक्टर कम, आयनिक रिएक्टर ज्यादा। ऋतिक इधर ध्यान दे, उधर क्या ध्यान दे रहा है? अच्छा, NaNO3 KNO3 है। ध्यान से देखना इस बात को। तो क्या हो जाएगा? उन दोनों को मिला दो। उसमें ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बन रहा था, इसमें दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? MnO2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaNO2 और प्लस में क्या बन जाएगा? O2। यहां से क्या बन जाएगा? KNO2 प्लस में O2। सही है। ओके, ध्यान से देखना इस बात को कि NaNO2 बनेगा। भाई ध्यान से देखिए, वो तो यूं ही अपना काम करने आए हैं, ठीक है ना। NaNO2 प्लस में O2। यदि ये क्या होता है कि देखो टॉप टू बॉटम आयनिक रिएक्टर बढ़ता है, ये थोड़ा सा कमजोर होगा आयनिक में, बाकी में थोड़ा सा। यदि हद से ज्यादा हीट करोगे तो एक और बन जाता है, इसका भी ऑक्साइड बन जाता है, और साथ में Na2O प्लस में N2 भी बन जाती है। इसमें होता है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी चल जाएगा काम। लेकिन आपसे इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सीधा साधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखो एमओटी के अंदर मैंने एक बात बताई थी, आपको डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक देखना है तो तरीका बोलो। हम बॉस तो सही बात बोली, वो तो हमेशा परमानेंट बात है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अनपेरा होगा। ठीक क्या बोली मैंने? ओड बॉस। बॉस कैसा हो? ओड बॉस। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे और वो इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाए? ओड आ जाए। कैसे आ जाए? ओड इलेक्ट्रॉन आ जाए, और या फिर क्या हो जाए? बॉस हो जाए, ओड हो जाए, या फिर कौन हो जाए? B2 हो जाए, O2 हो जाए, S2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? अरे कैसा हो जाएगा? अनुपेरा। ये भी बोलेंगे इनको क्या सिखाया गया है कि आते ही नहीं इनको। तो ओड बॉस होगा तो क्या होगा? अनुपेरा। सही है। मुझे एक बात बताइए कि NO2 है, बेटा मुझे एक बात बताइए कि जो NO2 यहां से रिलीज होगी, ध्यान से देखें इस बात को, कि ये NO2 रिलीज होगी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने NO2 में? विपिन बता। नाइट्रोजन में कितने हैं? 7। O2 में कितने? 16। एक में 8, दो में 16। 16 और 7 ओड है या बोस है? अरे कैसा है? ओड है तो कैसा होगा? अनुपेरा। तो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। तो ये कैसी होती है? अनुचुंबकीय। कैसी होती है? अनुचुंबकीय। और बोस है तो O2 भी कैसी होती है? अनुचुंबकीय। कोई प्रॉब्लम? ओके। लेकिन NO2 का कलर कैसा होता है मालूम है आपको? कैसा कलर होता है NO2 का? सही बोला रोहित, सही बोला, ब्राउन कलर। कैसे? कैसे पता चला तेरे को? याद कैसे है? मैंने क्या बताया था? Br2 की, बताया आपको? नहीं बताया? NO2 होती है वो Br2 की दीदी होती है कलर के मामले में। किसकी दीदी? Br2 की दीदी। कैसे आपको पता चलेगा? Br2 का कैसे कलर है फिर हमें बताओ। कैसे? जिस नाम से इसकी स्पेलिंग शुरू होती है उसी से कलर आएगा। ऐसा कौन सा कलर है जो Br से शुरू होता है? ब्राउन कलर। कैसा होता है? ब्राउन कलर। मतलब Br2 कलर होता है ब्राउन। क्लोरीन का कलर कोई पूछ ले, कलर प्लस ग्रीन संधि कर दो, क्या हो जाएगी? क्लोरीन।
कलर प्लस ग्रीन, तो मतलब क्लोरीन कौन से कलर की, ग्रीन कलर की, सही है। और Br2 कौन से कलर की, ब्राउन कलर की, सही है। तो यहां ध्यान देना इस बात को, Br2 होती है रेडिश ब्राउन। एक मेरा मित्र था, जोधपुर का था, वो उसका नाम था भूरा राम चौधरी, भूरा राम चौधरी। मैं उसको कभी बोलता ही ना था भूरा राम चौधरी, मैं बोलता था ब्राउन चौधरी, सही है ना। ओके, क्या हो गया, ब्राउन चौधरी। मतलब NO2 का कलर, कलर भी देखिए Br2 कलर कैसा होता है, ब्राउन, और NO2 Br2 कलर के मामले आपस में कैसी होती है, दीदी होती है। क्या होती है, दीदी होती है। मतलब NO2 का भी कलर कैसा आएगा, ब्राउन, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस बात को बेटा कि NO2 होती है वो कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, लाल भूरी की होती है। कैसी होती है, लाल भूरी, रेडिश ब्राउन। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान से देखिए। आपको एक क्वेश्चन देगा, बोलेगा चार ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से किसके डीकंपोजिशन से, किसके डीकंपोजिशन से, थर्मल डीकंपोजिशन से रेडिश ब्राउन अनुचुंबकीय गैस निकलती है, रेडिश ब्राउन। पहला ऑप्शन बोला NaNO3, पहला ऑप्शन बोला NaNO3। तो आपको सोचना है कि NO2 देगा या नहीं देगा, या फिर Br2 देगा या नहीं देगा। तो इससे तो क्या बनता है, NaNO3 से तो क्या बनता है, NaNO2, मतलब ये ब्राउन गैस नहीं देगा, और अनुचुंबकीय ब्राउन नहीं देगा। हाँ, अनुचुंबकीय जरूर दे देगा, क्योंकि O2 कैसी होती है, अनुचुंबकीय। लेकिन अनुचुंबकीय के साथ साथ क्या होना चाहिए, ब्राउन भी होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे दिया KNO3, क्या ब्राउन गैस देगा, अनुचुंबकीय दे देगा लेकिन ब्राउन गैस नहीं देगा। ब्राउन अनुचुंबकीय होनी चाहिए, तो KNO3 ऑप्शन नहीं होगा। मैंने बोल दिया PbNO3 देगा, क्योंकि PbNO3 क्या है, उन चारों में नहीं है। लो फाई, हाई फाई है, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन, और क्या बन जाएगा उसका, ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। NO2 दे दिया तो NO2 ब्राउन भी होती है और अनुचुंबकीय भी होती है। तो मैं यहाँ पे बस एक बात लिख देता हूँ, फिर आपको छुट्टी दे देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो NO2 कलर के मामले में, ठीक है बेटा, आपको ये 2023 की लास्ट क्लास रही, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि सब